हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है ना, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पार्टी के खिलाफ। पहला हो सकता है हमारे पास कि डैमेजेस, हम उसे डैमेजेस ले सकते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम उससे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। तीसरा होता है इंजेक्शन, ये कोर्ट के थ्रू होता है। हम कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट से कह सकते हैं उस बंदे को या उस पार्टी को कंपेल करे कोई भी काम करने के लिए या कोई भी काम ना करने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे डैमेजेस में। डैमेजेस चार तरीके का होता है: जनरल, स्पेसिफिक, विंडिक्टिव और नॉमिनल। और डैमेजेस के बाद ही हम बात करेंगे असेसमेंट। आप उस डैमेजेस का असेसमेंट कैसे करोगे कि किस क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखकर डैमेजेस दिया जाए। तो शुरू करते हैं डैमेजेस से। देखिए डैमेजेस क्या होता है। मीन्स कंपनसेशन इन मनी एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द प्रॉमिस्ड परफॉर्मेंस। आपने कोई भी प्रॉमिस किया है किसी काम को करने के लिए, अगर आपने वो काम नहीं किया है तो एज ए मनी हम उस चीज़ को कैसे ले सकते हैं। द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पनिश द गिल्टी। कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो पनिश नहीं करता है, बट इफ बाय रीजन ऑफ हिज गिल्ट द अदर पार्टी हैज सफर्ड एनी pecuniary loss, the court may compel the party in the breach to make good the law by paying damages to the other party। देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पनिश नहीं करता है, लेकिन सिंपली ये कहता है कि अगर आपने किसी पार्टी को डैमेज किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई करें। चार तरीके के डैमेजेस होते हैं: जनरल, स्पेसिफिक, एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव या नॉमिनल। देखिए जनरल डैमेजेस की बात करते हैं। ये क्या होता है कि ये नेचुरली होता है, ठीक है। विच अराइजेज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, दे आर अवॉर्डेड इन ए व्यू टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी एंड नॉट विद द व्यू टू पनिश द पार्टी मेकिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब मकसद ये नहीं होता है कि उसे पनिश करना है, लेकिन भाई जो भी आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया है तो जो भी उसका कंपनसेशन बनता है आप एज ए मनी दो। सेक्शन 73 ये कहता है, ठीक है। इसे असेस कैसे किया जाता है? असेस्ड होता है ऑन द बेस ऑफ द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय द इंजर्ड पार्टी। जो भी उसको लॉस हुआ है इंजर्ड पार्टी को, आप उसको कंपनसेट करो। अब सेक्शन 73 कहता क्या है? ये कहता है कि व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। जिस भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक किया है, तोड़ा है, उससे पैसा लेना। कंपनसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉज टू हिम देयर बाय विच नेचुरली अरोज इन the usual course of things from such breach which the party knew when they made the contract to be likely to the result from the breach of। देखिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब वो ब्रीच करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही उसे पता होता है कि अगर मैं ये ब्रीच करूँगा कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे इससे ये डैमेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। वसु ने कॉन्ट्रैक्ट किया लाला से कि एक स्पेसिफिक डे पे वो उनको कुछ पैसे देगा। वसु डिड नॉट पे द मनी ऑन दैट डे, ठीक है। वसु भैया गए, यहाँ पर ये वसु है, ये लाला है। वसु ने लाला से कहा कि मैं 1 मई को तुमको 10,000 रुपये दूंगा, लाला से कहा। लेकिन वसु ने 1 मई को लाला को पैसे नहीं दिए, जिसके कारण लाला वॉज अनेबल टू मीट हिज डेप्ट। लाला को भी आगे किसी को देने होंगे, ये रहे लाला भाई। वसु को लाला को पैसे देने थे। वसु ने लाला से कहा कि हम 1 मई को 10,000 रुपये देंगे। लाला को आगे कहीं पर देने थे वही पैसे। तो जब वसु ने लाला को 1 मई को पैसे नहीं दिए तो लाला को आगे कुछ नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि लाला को भी वो पैसे आगे बढ़ाने थे। with the consequences that he was totally ruined. Lala can only claim from Vasu the amount which Vasu contracted to pay plus interest from the specific day up to the actual day of the payment। अब यहाँ पर क्या है, लाला वसु से कितना पैसा मांग सकता है? एक तो 10,000 ये मांग सकता है और प्लस उसका 1 मई तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, जो भी इसका इंटरेस्ट बनता है वो पैसा ले सकता है। लाला को जो नुकसान हुआ है आगे, मान लो X रुपए का नुकसान हुआ है, तो लाला वो X रुपए के नुकसान को नहीं ले सकता, वो केवल 10,000 रुपये और उसका जो इंटरेस्ट बना है उसको ले सकता है। लाला कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी अदर लॉसेस, ठीक है। अब दूसरा आता है स्पेशल डैमेजेस। देखिए स्पेशल डैमेजेस क्या होता है? जब भी दो इंसान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना आपस में, तो स्पेशल डैमेजेस में ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही एक पार्टी दूसरी पार्टी को बता देती है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो आपको फला फला पैसा या इतना इतना आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशल डैमेजेस क्या होता है? मे बी सक्सेसफुली क्लेम्ड ओनली व्हेन दे मे रीजनेबली बी सपोज टू हैव बीन इन कंटेम्पलेशन ऑफ द बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो उनको कितना कितना क्या नफ़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। एज द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ इट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही गिव नोटिस टू द अदर पार्टी, अगर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका ये भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल डैमेजेस में क्या होता है कि एक होता है कि अगर ये हुआ तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल में क्या होता है, स्पेशल में आपको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही एक नोटिस अलग से दे दिया जाता है कि अगर आपने ये दिया, मतलब इसमें एक प्लस एक पॉइंट ये हो जाता है कि आपको एक नोटिस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही दे दिया जाता है कि अगर आपने ये ब्रीच किया तो आपको ऐसे ऐसे भुगतान करना पड़ेगा। विंडिक्टिव क्या होता है, देखिए विंडिक्टिव क्या होता है, ये अवॉर्डेड होते हैं यूजुअली इन द एक्शंस ऑफ द टॉर्ट, या जनरली नॉट अवॉर्डेड। ये देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं, ये टॉर्ट के टाइम पे होते हैं। कब कब होते हैं, जैसे कि अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, शादी आपने करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर आपने ब्रीच किया तब ये विंडिक्टिव वाले दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर किसी बैंकर के पास अपने क्लाइंट के सफिशिएंट पैसे हैं, उसने मांगे, उन्होंने नहीं दिए, पैसे होने के बावजूद भी अगर वो अपने क्लाइंट को पेमेंट नहीं करता है तब दिया जाता है। ये दो इसके स्पेशल केसेस हैं। तीसरा आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, वहाँ पर दिए जाते हैं जब इंजर्ड पार्टी हैज सस्टेन्ड डैमेजेस ऑफ शॉर्ट बट नॉट ऑफ द सब्सटैंशियल नेचर, मतलब अच्छा खासा हुआ है लेकिन कोई ज़्यादा भयंकर नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए नॉमिनल में क्या होता है, इसमें जो पार्टी ब्रीच कर रही है ना उसकी कोई गलती नहीं होती है, इसमें बेसिकली गलती मानी जाती है इंजर्ड पार्टी की। वेयर द ब्रीच इज टेक्निकल बट द इंजर्ड पार्टी हैज नो इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग हिज द कॉन्ट्रैक्ट, हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में वो टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है। ठीक है, पर से अगर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दो पार्टी हैं ए और बी, अब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कोई साइन किया है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच हुआ है वो ना ही ए की गलती है ना ही बी की गलती है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है। और वहां पर जाके जो इंजर्ड पार्टी है वो कहते हैं ठीक है भैया हुआ, अब हम अपना काम नहीं करेंगे, तुम्हारे ये टेक्निकल इशू की वजह से ये हो गया है। लेकिन जो इंजर्ड पार्टी है वो कहती है मैं अपना जो भी मेरा हिस्सा है ना कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करने का, जो मेरा वादा है मैं उसे पूरा नहीं करूंगा। दूसरी कंडीशन आती है वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट सफर्ड एनी एक्चुअल डैमेजेस और वेयर ही फेल्स टू प्रूव द एक्चुअल। इंजर्ड पार्टी को कोई डैमेजेस नहीं हुआ है लेकिन वो मना कर देता है कि भैया वो मतलब वो प्रूव नहीं कर पाता है कि उसका कितना डैमेज हुआ है। वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट सफर्ड एनी एक्चुअल डैमेजेस, कोई एक्चुअल डैमेजेस नहीं हुआ है, और ही फेल्स टू प्रूव एक्चुअल डैमेजेस। ठीक है, तीसरा आता है वेयर दो द डैमेज हैज बीन कॉज्ड बट इट वाज मोर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द इंजर्ड पार्टी देन दैट ऑफ द गिल्टी पार्टी। यहाँ पर ज़्यादातर गलती इंजर्ड पार्टी की होती है, गिल्टी पार्टी की नहीं होती है। तो हमने चार तरीके के डैमेज देखे, पहले होता है नॉर्मल डैमेजेस, दूसरा होता है विंडिक्टिव, तीसरा होता है स्पेशल, चौथा हो गया नॉमिनल। ठीक है, अब असेसमेंट कैसे करेंगे, असेसमेंट आप ऐसे करेंगे पर्सनल इनकन्वीनियंस देखेंगे। जब भी आप किसी पार्टी को डैमेजेस के लिए क्लेम करेंगे तो आप उसका देखेंगे उसे कितना इनकन्वीनियंस हुआ है। अब आप ये कह दो उसमें लगाने के लिए कि हमें मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है, हम शॉक में चलेंगे, तो आप मेंटल डिस्ट्रेस के बेस पे किसी भी पार्टी से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। नो डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड फॉर द मेंटल डिसअपॉइंटमेंट और द मेंटल शॉक और डिस्ट्रेस। लॉस ऑफ द पब्लिसिटी इन केस ऑफ द एक्टर्स, देखिए पब्लिसिटी के बेस पर आप कर सकते हैं, जैसे कि जो एक्टर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, वो लोग इस बेस पर बहुत सारे डैमेजेस क्लेम करते हैं। जैसे कि एक कंपनी इंगेज्ड अनदर एक्टर इन प्लेस ऑफ द इंगेजिंग द वन हुम इट प्रॉमिस्ड। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मूवी है, उस मूवी में मान लीजिए सलमान खान को बोला गया अप्रोच करने के लिए कि आप प्रॉमिस कर दिया कि आप इस पिक्चर को साइन करेंगे, पूरा हो गया, मार्केट में हवा फैल गई, उसके बाद में आपने कर दिया ऋतिक रोशन को, तो वहाँ पर सलमान खान कर सकते हैं द एक्टर कुड क्लेम फॉर हिज सैलरी एज वेल एज फॉर द लॉस ऑफ द पब्लिसिटी। ठीक है, अब पहला हो गया डैमेजेस के फॉर्म में कर सकते हैं, दूसरा हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो कोर्ट के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि आप भैया हमें डैमेजेस नहीं चाहिए, आप इनसे वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने वादा किया था आप उनसे कहो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। सॉरी, इट मीन्स द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी। जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा करिए। In some cases, the court may order one party at the suit of the other to carry out the agreement. This is called the remedy of the specific performance of the contract. मतलब यहाँ पर कंपनसेशन की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, जो भी काम आपने कहा है कॉन्ट्रैक्ट में उस काम को पूरा करिए। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर लिमिटेशन भी होते हैं। क्या लिमिटेशन होते हैं? पहली लिमिटेशन ये, वेयर डैमेजेस आर एडिक्वेटली रेमेडी, जहाँ पर आप काम नहीं करवा सकते, जहाँ पर आपको डैमेज ही देना पड़ेगा,
यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जैसे उधार वाला सीन था, ठीक है, किसी ने पैसा मांगा, किसी ने उधार नहीं लिया, तो आप उससे अगर परफॉर्मेंस करवाओगे भी तो वही तो पैसा ही लेके करवाओगे ना, डैमेजेस ही तो दिलवाओगे, तो वहाँ पर आप परफॉर्मेंस भी एक तरीके का डैमेजेस ही है वहाँ पर। दूसरा, जहाँ पर कोर्ट सुपरवाइज ना कर पाए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कोर्ट उस चीज़ को सुपरवाइज ना कर पाए। जैसे कि राजा ने अग्री किया है रानी से कि वो उसका घर बनवाएगा, लेकिन उसने घर नहीं बनवाया, तो एट द सूट ऑफ द रानी द कोर्ट कैन नॉट आस्क राजा टू मेक ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज इट विल मीन दैट कोर्ट इज गिविंग इट सुपरविजन। यहाँ पर कोर्ट वहाँ पर खड़े होकर उनका घर नहीं बनवा सकता, समझ रहे हो। कोर्ट केवल डायरेक्शन दे सकता है कि भैया या तो आप इनका कंपनसेशन कर दो, ठीक है, या अपना घर बना दो, लेकिन वहाँ पर कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता। जहाँ पर कोर्ट पर्सनली सुपरवाइज ना कर पाए वहाँ पर भी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं आ सकती है। तीसरा होता है पर्सनल सर्विस में आता है, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल सर्विसेज। जैसे कि ऊपर वाला राजा रानी वाला ही काम ले लो, राजा ने कहा रानी के लिए घर बनाएगा लेकिन घर नहीं बनाया, तो ये भी एक उनका पर्सनल हो गया ना, तो यहाँ पर भी कोर्ट उंगली नहीं करेगा। प्लेंटिफ इज अनवर्दी, जहाँ पर जो भी वादी है, जो भी कोर्ट में जाता है वो अनवर्दी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ नहीं हो सकती। तो पहला हो गया डैमेजेस, दूसरा हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और तीसरा हो गया इंजंक्शन, लास्ट पार्ट है। इंजंक्शन के रूप में आप कैसे कर सकते हैं अपने डैमेजेस, कैसे क्लेम कर सकते हैं जब अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप यहाँ पर क्या होता है, आप सीधे कोर्ट के पास चले जाते हैं, कोर्ट के पास चले जाते हैं, कोर्ट के पास जाके कहते हैं कि देखो इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे ये अंदेशा है कि ये फ्यूचर में ये काम नहीं करेंगे, तो आप कोर्ट से ऑर्डर कर सकते हो कि आप इनसे कहो ये काम करें या ये काम ना करें, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इट इज़ ए नेगेटिव रेमेडी, इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग और प्रोहिबिटिंग ए पर्सन फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट। इन सम केसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में ग्रांट एन इंजंक्शन। इंजंक्शन का काम ही होता है कि किसी को प्रोहिबिट करना, किसी काम करने के लिए या नहीं करने के लिए। रिस्ट्रेनिंग द पार्टी इन ब्रीच फ्रॉम द कमिटिंग एंड इंटेंडेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। रिहाना सिंगर का नाम पता होगा, एक फिल्म मेकिंग जो एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉनी फिल्म्स के साथ में, ठीक है, ये फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है जॉनी सिंस नहीं, जॉनी फिल्म्स, ठीक है, टू सिंग एक्सक्लूसिवली फॉर 5 ईयर्स। रिहाना ने बोला कि जॉनी फिल्म्स के साथ में वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इन्हीं के लिए गाएगी। कुछ टाइम बाद में रिहाना ने गाना बंद कर दिया जॉनी फिल्म्स के लिए, तो यहाँ पर जॉनी फिल्म्स गई कोर्ट के पास में, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया सम ईयर्स आफ्टर शी रिफ्यूजेस टू सिंग एट द सूट ऑफ द जॉनी फिल्म्स फॉर हिज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट वाज हेल्ड दैट द कोर्ट कुड नॉट डू सो एज दिस वाज ए केस ऑफ द पर्सनल सर्विस, ठीक है, समझे। रिहाना ने गाना गाने से मना कर दिया 2 साल बाद, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल बाद मना कर दिया रिहाना। तो जॉनी फिल्म्स थी वो चली गई कोर्ट के पास में गई और उन्होंने बोला कि आप इनसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई है, मतलब कि जो उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो हमारी सेकंड रेमेडी थी, तो उन्होंने बोला जॉनी फिल्म्स वालों ने कोर्ट से कि आप इनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हमें रेमेडी चाहिए, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इनसे कहिए पूरा करिए। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये यहाँ पर पर्सनल सर्विस आ जाएगा, ये रिहाना जो गाना गा रही है नहीं गा रही है उसका पर्सनल है, पर्सनल सर्विस है, इस चीज़ में हम ये नहीं कर सकते। इट वाज हेल्ड दैट कोर्ट कुड नॉट डू सो एज दिस वाज केस ऑफ द पर्सनल सर्विस। कोर्ट ने बोला कि हम इसमें इंजंक्शन ग्रांट करेंगे, और इंजंक्शन में क्या करेंगे कि रिहाना कैन नॉट सिंग फॉर एनी अदर कंपनी, तो ऑटोमेटिकली शी हैड टू सिंग फॉर द पर्टिकुलर जॉनी फिल्म्स, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पर आ गया, और जो ये वाली रेमेडी है ना इंजंक्शन वाली, ये आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में भी दी गई है, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिशनरी इन द नेचर है। आपको समझ में आया? मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए अगर कोई भी बंदा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके पास रेमेडी क्या क्या रेमेडीज हैं, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास रेमेडी है, ये बेसिकली ये वाली रेमेडी है। एक आप डैमेजेस ले सकते हो, ठीक है, दूसरा आप उस पार्टी को बाध्य कर सकते हो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, और नहीं तो आप कोर्ट के पास जाके इंजंक्शन ले सकते हो, ठीक है। अब डैमेजेस में भी आप कैसे ले सकते हो, डैमेजेस में आप जनरल डैमेजेस ले सकते हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, आपको घाटा हुआ, आपने उस चीज़ का कंपनसेशन लिया। दूसरा आ जाता है आपका ये स्पेशल वाले में क्या होता है कि स्पेशल वाले में ये हो गया कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तभी आपने एक एक्स्ट्रा नोटिस लिख के दे दिया कि अगर आपने ये किया तो आपको ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा,
तीसरा विंडिक्टिव हो गया कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी किया या बैंकर वाला केस था। और चौथा हो गया नॉमिनल वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। चौथा हो गया नॉमिनल वाला। नॉमिनल वाले में क्या होता है कि नॉमिनल वाले में जहाँ पर इंजर्ड पार्टी की ही गलती होती है, या फिर इंजर्ड पार्टी अपना काम करने से मना कर देती है, या फिर इंजर्ड पार्टी प्रूव करने में असमर्थ होती है कि हमें कितना डैमेजेस हुआ है। फिर असेसमेंट कैसे करेंगे? पर्सनल इनकन्वीनियंस के रूप में हम असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लॉस ऑफ पब्लिसिटी के रूप में कर सकते हैं, लेकिन मेंटल डिस्ट्रेस और शॉक में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर दी कि कोर्ट के पास आप चले गए, कोर्ट से आपने बोला कि हमें ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, आप इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इनसे कहो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये हो जाती है कि जहाँ पर डैमेजेस हैं वो रेमेडी है ना, वो डैमेजेस के ही रूप में हो सकती है। दूसरा, जहाँ पर कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है। और तीसरा, जहाँ पर पर्सनल सर्विस होती है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है। और चौथा, जहाँ पर प्लेंटिफ अनवर्दी होता है। इंजंक्शन में आप कोर्ट के पास चले जाते हैं और कोर्ट के पास जाकर आप सीधे सीधे ये कहते हैं कि आप इंजंक्शन हमें दीजिए, इनको आप बाध्य करिए कि ये काम ये करें या ये ना करें।